ऑलराइट, तो हम कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने ये पढ़ा था कि ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स माने जो सेल्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स छोड़ दें तो जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्लाज्मा। तो दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन हमने लास्ट क्लास में करी थी। ठीक है, अब हम आगे आ रहे हैं इससे, और इनके फंक्शंस भी किए थे। तो आज हम जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स। टॉपिक इज ब्लड ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नीट में भी बहुत पूछा जाता है और हमेशा 11th में भी और 12th में भी मिलता है। तो हमारे ब्लड ग्रुप्स के का मतलब क्या, व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग। और हम जानते हैं ब्लड ग्रुप A, B, O, व्हाट आर दीज ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स का मतलब होता है, सबसे पहली चीज हम ये समझें, देयर आर टू वेज ऑफ ग्रुपिंग ब्लड, यानी कि इट इज लाइक क्लासिफाइंग ब्लड, कि ब्लड तेरा कौन से टाइप का है, मेरा कौन से टाइप का है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड। तो देयर आर टू ब्लड ग्रुपिंग मैकेनिज्म। एक हमारा होता है एंटीजन ABO ग्रुपिंग, जिसे हम बोलते हैं, एक है ABO ग्रुपिंग, और दूसरा है हमारा RH ग्रुपिंग या RH एंटीजन ग्रुपिंग। तो दो तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ABO ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग में हमें ये समझना जरूरी है पहले एंटीजन क्या होता है। डू यू नो एंटीजन क्या है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन? नहीं? यस एनीवन? रिएजेंट? नहीं, रिएजेंट नहीं। एंटीजन के बारे में किसी को पता है क्या होता है एंटीजन? अच्छा, एंटीवर्ड क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और जेन का मतलब जनरेट करने वाला, अगेंस्ट। और जेन का मतलब जनरेशन। अगर एनीथिंग जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो इट जनरेट्स, इसको मैं आगे कर दूं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि एंटीबॉडी, इट इज एंटीजन इज अ फॉरेन बॉडी। क्या होती है? इट इज अ foreign body against which our body starts fighting. It is a foreign body against which, कृतिका कुछ बोल रहे थे? ये सर मैं पूछ रही थी, अभी आपने ये स्टार्ट ही करवाया बस। हाँ, स्टार्ट कराया। against which our body, लिखना है सारा कुछ, मिलेगा नहीं बुक में, makes या fights। जिसके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करना शुरू करे उसको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन हो सकता है कि एंटीजन का मतलब हो सकता है कोविड, कोई बैक्टीरिया, हर एक के खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करती है। तो जिसके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करे वो एंटीजन। ये वाली बात सबको समझ आई? यस और नो? यस। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर एंटीजन का मतलब ब्लड ग्रुपिंग में क्यों आ रहा है? ब्लड ग्रुपिंग में हम क्यों एंटीजन की बात कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है, पहले हम बात कर रहे हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग की, फिर मैं RH एंटीजन की बात करूंगा।
हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे आरबीसीज होती हैं, क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं जिनको। अब इन एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर कभी कभी एक फॉरेन बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक फॉरेन बॉडी। इट इज अ शुगर। इट इज अ शुगर। शुगर में पता है ना, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमारा ग्लूकोज एक शुगर है, तो ये शुगर पाई जाती है ऑन आरबीसीज। दिस शुगर इज एक्चुअली एन एंटीजन। ये एक एंटीजन की तरह है। किसकी तरह है? एंटीजन। एंटीजन माने ये शुगर डिफरेंट टाइप की हो सकती है। दिस शुगर कैन बी ऑफ ए टाइप, दिस शुगर कैन बी ऑफ बी टाइप, ठीक है, और दिस शुगर मे नॉट बी प्रेजेंट, और दिस शुगर मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी ओ टाइप। मतलब जिसका ब्लड ए टाइप का है उसकी आरबीसी के ऊपर ए टाइप की एक शुगर पाई जाती है। जिसका ब्लड बी टाइप का है उसकी अंदर बी टाइप की शुगर पाई जाती है। जिनके अंदर बोथ ए एंड बी पाई जाती है तो वो उनका ब्लड ए बी टाइप होता है। तो सपोज ये वाली जो शुगर थी ये ए टाइप की शुगर है। एक और टाइप की शुगर पाई जाती है, दैट इज बी टाइप की शुगर। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बी टाइप है। और जिसकी बॉडी पे, जिसकी रेड ब्लड सेल्स पे ए और बी दोनों पाई जाती हैं वो ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। जिसकी बॉडी में ए टाइप की पाई जाती है उसको ए टाइप का बोलते हैं। जिसको बी टाइप का शुगर पाई जाती है जिसके रेड ब्लड सेल पे उसे बी टाइप का बोलते हैं। और जिसपे कोई भी टाइप की शुगर नहीं पाई जाती वो ओ टाइप की कहलाती है। तो दिस इज वन थिंग जो हमें समझना है कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाई आर वी कॉलिंग इट एंटीजन, व्हाई डू वी कॉल देम एन एंटीजन। क्या ये फॉरेन है या ये हमारी बॉडी के अंदर ही है? बॉडी के अंदर ही है। हाँ, फिर इनको एंटीजन बोलना सही है क्या? क्योंकि अगर कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर ही है तो फिर वो एंटीजन क्यों बोल रहे हैं, फॉरेन बॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सपोज एक इंसान है जिसका ब्लड टाइप है ए टाइप का। कौन से टाइप का? ए टाइप का। सर इस शरीर में छोटा न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस नहीं है, इसकी शेप ऐसी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं। हाँ बोलो। तो मुझे शुगर वाला नहीं समझ नहीं आया, ए टाइप। मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या है, जैसे हमारी ग्लूकोज, सुक्रोज ऐसी शुगर्स होती है ना, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैसे ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। शुगर्स आर बायोमोलिक्यूल्स। जो हम खाने में खाते हैं वो भी शुगर होती है। यस और नो याशिका? यस सर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर कुछ लोगों के रेड ब्लड सेल के ऊपर ए टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कुछ के अंदर बी टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कुछ में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता और कुछ में दोनों पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने क्लासिफाई कर रखा है सबके ब्लड को। अगर मेरे ब्लड टाइप ए है तो मेरी रेड ब्लड सेल के ऊपर ए टाइप की शुगर मिलेगी। यूज बता। और बी टाइप का जो इनका भी यूज नहीं होता पहली बार, अगर यूज होता तो वो ओ वाला जिंदा ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बस एक चांस है, बाई चांस किसी की, कुछ लोगों की ब्लड के ऊपर ए टाइप का एक शुगर चेन प्रेजेंट है, कुछ के प्रेजेंट है बी, कुछ के कुछ भी नहीं प्रेजेंट और कुछ के दोनों प्रेजेंट है। ये चारों के चारों शुगर्स की वजह से हमारे ब्लड अलग अलग है। याशिका समझ आई बात? ओके सर। अच्छा, हम इसको एंटीजन क्यों बोल रहे हैं? कहानी ये थी, जैसे सपोज ये इंसान है जिसका ब्लड जो है वो है ए टाइप का। ये पर्सन का ब्लड का टाइप है ए टाइप, ठीक है। इसको खून चढ़ा दिया गया
किसी और इंसान का, और इस इंसान का जो खून था वो कौन से टाइप का था, बी टाइप। ठीक है, अब जब इस इंसान के अंदर उसका खून चला जाएगा तो मुझे बताओ इसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म, इस इंसान के अंदर अगर हम जाएं तो इसकी खुद की ब्लड पे, ब्लड सेल्स पर ए टाइप का चेन होती थी, पर जो बाहर से ब्लड आया उसके अंदर कौन से टाइप की चेन है, बी टाइप की। तो ये उसके लिए अपना है या फॉरेन है, फॉरेन है। तो ये इसके लिए एंटीजन हुआ कि नहीं हुआ, एंटीजन। ये जो शुगर इसके, अच्छा रेड ब्लड सेल्स को चलो छोड़ देते हैं, पर जो इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी बॉडी पे जो बी टाइप की चेन है और इसके टाइप, इसके अंदर था ए टाइप की चेन थी, तो इसके लिए जो बी टाइप की चेन है ये एंटीजन हुई, हाँ या ना। और अगर ये इसके लिए एंटीजन हुई तो इसके खिलाफ इसकी बॉडी फाइट करना शुरू कर देगी। तो इसके खिलाफ इसकी बॉडी, जो भी खून उसकी बॉडी में आ रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट, और वो फाइट करना शुरू करेगी, पर उसका खून सारा उसकी बॉडी में फैल चुका होगा क्योंकि उसका ब्लड ग्रुपिंग ही नहीं की गई थी। तो उसकी बॉडी, पूरी बॉडी पे फाइट करते करते पूरी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, सारी जगह पे रेडनेस, सूजन, और उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही और वो फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही है। इतना ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि वो उसके खुद के टिश्यूज को ही डैमेज कर देंगी। हाँ, दोबारा बता, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा, ये पर्सन ए की बॉडी है, ठीक है ना, और ये इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए टाइप का ब्लड है, और इसको ब्लड दे दिया गया बी टाइप का। कौन से टाइप का, बी टाइप का। मतलब अब जो ये बी टाइप की शुगर हर एक रेड ब्लड सेल में, और मिलियंस ऑफ रेड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी बहुत सारे होते हैं, तो ये एंटीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंटीजन। और ये जो एंटीजन है, एंटीजन के खिलाफ कोई भी फॉरेन बॉडी जिसके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करती है वो क्या हो गया, एंटीजन। तो ये इसके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। पर इस समय तक, जब तक उसको खून दिया जाएगा, उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका हो, तो उसकी पूरी बॉडी में फाइट चलेगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंड सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू करेंगे और वो इंसान की डेथ हो जाएगी, है ना। सो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि हम this is why we are calling it antigen. Why do we call them antigen? Because a person's body can get, a person's immune system can get activated, due to the sugar। सबकी बॉडी में होता है एंटीजन? नहीं, वो में नहीं होता। ड्यू टू द फॉरेन शुगर टाइम, क्योंकि जिसके अंदर ए टाइप का ब्लड है उसके लिए बी एंटीजन है, जिसके अंदर बी टाइप की शुगर है उसके लिए ए एंटीजन है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई ए और बी की। बाकियों की मैं बात बताता हूँ। ये बात सबको क्लियर है? और जिसकी बॉडी में दूसरा मतलब ब्लड ग्रुप डाला ही नहीं तो उसमें एंटीजन तो होगा नहीं। वो एक बात है। यस, हाँ बोलो। सर एंटीजन तो तब होगा ना जब वो किसी और की बॉडी में जाएगा। हाँ,
अपनी बॉडी में तो नहीं होता ना एंटीजन? नहीं, अपनी बॉडी में एंटीजन नहीं होता, पर उसको बोलते हैं एंटीजन ही है। मतलब उसको एंटीजन नाम देते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम्हारा ए टाइप है तो मैं बोलूं तुम्हारी बॉडी में कौन सा शुगर है, उसकी जगह हम एंटीजन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। पर एंटीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे की बॉडी में इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर देगा, उसके खिलाफ फाइटिंग शुरू हो जाएगी। ये नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो हाँ बोलो। यस, याशिका क्लियर? ऋषि, तनिष्का? यस सर। ठीक है, आज तुम्हें माइक पे बोलना पड़ेगा सबको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि अगर मैं ए टाइप की शुगर की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ए टाइप की शुगर, पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सपोज तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, पहला एग्जांपल है ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। दूसरा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? बी। तीसरा ब्लड ग्रुप ओ, और चौथा ए बी। ए बी ओ एंड ए बी। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, जिसके पास ए है उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए। जिसके पास बी है उसके पास कौन सा एंटीजन है? जिसके पास ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और जिसके पास ए बी है, इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन, ठीक है। अच्छा, एंटीजन जो इसका अपना है वो उसको छोड़कर बाकियों के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज बनेगी, तो उसके पास एंटीबॉडीज किस किस के लिए होगी? उसके पास एंटीबॉडीज किसके लिए होंगी? ए वाले के पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी, एंटी बी। इसके पास एंटी ए एंड एंटी, इसके पास एंटी ए होगी। इसके पास बोथ एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए एंड एंटी बी। और इसके पास किसी के लिए एंटीबॉडीज नहीं होंगी, सारे इसके अपने, कोई पराया नहीं, ठीक है। इसको दे, हाँ बोलो। तो जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है उसमें जैसे जो एंटीबॉडी, उसमें जो शुगर की चेन होती ही नहीं है। हाँ। तो जब अगर ए टाइप जाए या बी टाइप जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए जाए या बी जाए दोनों उसके लिए फॉरेन है, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी ना ए देखा है ना उसने कभी बी देखा है, क्योंकि उसकी बॉडी में बचपन से ही ए बी दोनों नहीं है। समझ आया? अच्छा, अब अगर हम बात करें, अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को किसी ने खून देना है तो वो कौन कौन सा हो सकता है? ए वाला दे सकता है। डोनर कौन हो सकता है ए के लिए? ए ओ, ए और ओ दे सकता है, ठीक है। अच्छा, बी को कौन दे सकता है? बी को दे सकता है बी और ओ। ओ को कौन दे सकता है? सिर्फ ओ। कौन दे सकता है? और ए बी को कौन दे सकता है? ए बी, ए ओ एंड ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ये वाली बात समझ आ रही है, हाँ या ना? सर बोलो। और ओ कैसे दे सकते? ओ सबको दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई शुगर ही नहीं है, तो वो उसके खिलाफ एंटीजन ही नहीं है उसके पास, उसके खिलाफ कभी इम्यून रिस्पांस बनेगा ही नहीं, एंटीबॉडी बनेगी नहीं। मतलब उसका कोई शुगर नहीं है तो कोई वो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी उसके खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी, एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आया? तो ओ वाले को कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ओ दे सकता है, पर ओ सबको दे सकता है, ठीक है। ओ सबको दे सकता है, पर ओ को सिर्फ ओ दे सकता है। और ए बी को कोई नहीं दे सकता, पर नहीं, ए बी को सब दे सकते हैं। हाँ, ए बी को सब दे सकते हैं, पर वो सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। हाँ,
मतलब अगर AB को A वाला दे तो उसके अंदर A की शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, वो उसका अपना है कि नहीं? फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। वो तो जैसे WBC कम है, RBC ज्यादा है, कुछ सेल है उनमें कम होते हैं, कुछ कम ज्यादा होते हैं, कुछ प्रोटीन ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। पर वो अगर हमारी बॉडी का अपना है तो उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, अगर वो अपना नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। सर AB और O वाला तुम्हारे को पांचों O काइंड ऑफ लाइक, अभी मैं यूनिवर्सल वो नहीं बता रहा, वैसे O यहाँ पे अगर तुम इनके अंदर देखो तो इट इज एक्सेप्टर, सॉरी इट इज अ डोनर। क्या है? डोनर है, अच्छा डोनर है। क्यों? क्योंकि ये सबको दे सकता है। और ए भी अच्छा एक्सेप्टर है। सबसे ज्यादा फायदा किसको है? ए बी को, क्योंकि ए बी वाले को सब दे सकते हैं, पर वो उसी को ही दे सकता है जो ए बी है, सबको नहीं दे सकता वो। और ओ का सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, पर वो दे सबको सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, और लिखा है यहीं पे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सके? ओ। और विच इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ए बी। ठीक है, ये तो एक बात। एक और, हाँ वो अभी मैं RH ग्रुपिंग में बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या केस है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबको क्लियर है? हाँ, जैसे हर DNA में अलग प्रोटीन होते हैं ना, हमारे हर DNA में अलग प्रोटीन होते हैं। डीएनए में प्रोटीन नहीं होते, डीएनए तो खुद एक मॉलिक्यूल है और प्रोटीन अलग मॉलिक्यूल है। डीएनए से प्रोटीन बनते हैं, डीएनए चलो को दो DNA मिक्स हो तब भी कुछ नहीं होता। जब ब्लड डाले तो DNA मिक्स हो जाएगी। डीएनए मिक्स होने से कुछ नहीं होता। डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ग्रुपिंग पे, और सेकंड टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज, सर हाँ बोलो। सर ये शुगर्स होती हैं इसके ऊपर, ब्लड ग्रुप के ऊपर, तो जैसे इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, या कि ये हो या ना हो हमारी बॉडी में एक ही बात है? देखो, इनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, पर इनकी वजह से हमारी बॉडी में एक्शन जरूर होता है। मतलब पॉइंट इज दिस कि इनका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है, पर पॉइंट इज दिस कि इसको हमारी बॉडी डिटेक्ट जरूर करती है कि ये कौन से टाइप का है, डिटेक्ट कर लेती है, पर उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग करनी जरूरी है। नहीं समझ आया यश? यश का समझ आया नहीं आया? यश का बोलो। सत्यम क्लास में हूँ? समझ आ रहा है सत्यम? RH एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है। RH एंटीजन हमारा, इसका नाम आता है रियस मॉन्की से, इससे आता है RH इज डिराइव्ड फ्रॉम रियस मॉन्की। रियस मॉन्की में भी ये फैक्टर, ये एंटीजन पाया गया है, ठीक है। RH एंटीजन है यहाँ पे, यानी एक एंटीजन है जो हमें देखा है, जो हमारे अंदर और इन बंदरों में कॉमन है, इसीलिए इसका नाम RH है, रियस मॉन्की के नाम की वजह से। स्पेलिंग मंकी है। हाँ, MONKEY, ठीक है, ROH। ठीक है, तो RH एंटीजन हमारे में कॉमन है, और इसकी वजह से हम दो तरह के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। एक होता है RH पॉजिटिव और एक होता है RH नेगेटिव। ये भी एक शुगर है जिसका कोई रोल नहीं है, तो पर बॉडी हमारी डिटेक्ट इसे जरूर करती है। तो RH एंटीजन इज प्रेजेंट, जिनके ब्लड में RH एंटीजन इज प्रेजेंट वो RH पॉजिटिव, जिनकी बॉडी में RH एंटीजन इज एब्सेंट वो RH नेगेटिव।
RH एंटीजन इज एब्सेंट। इसके बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुपिंग को बोलते हैं ना, मेरा A पॉजिटिव है, मेरा A नेगेटिव है, तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन ये RH एंटीजन है या नहीं। अगर किसको नहीं ले सकते खून, नेगेटिव वाले को या पॉजिटिव वाले को। अच्छा, अगर मैं बोलूं कौन सा इनमें से एक्सेप्टर है और कौन सा डोनर है, पॉजिटिव वाला एक्सेप्टर होगा क्योंकि वो RH नेगेटिव से भी ले सकता है, वो RH नेगेटिव से ले सकता है क्योंकि उसके अंदर RH है ही नहीं। पर RH नेगेटिव वाले जो है वो क्या हुआ, डोनर हुआ, क्योंकि वो दे दोनों को सकता है पर वो ले सिर्फ नेगेटिव से सकता है। इसके पास, जिसके पास RH पॉजिटिव होगा उसके पास नो एंटीबॉडीज होंगी RH के अगेंस्ट, इसके पास एंटीबॉडीज होंगी नहीं, और इसके पास एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट RH, इसके पास एंटी RH एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि इसके लिए RH है नहीं इसके पास, तो ये उसके लिए फॉरेन है। ये वाली बात समझ में आई है अज़मी? यस सर दोबारा बताओ। मैं बोल रहा हूँ, सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट बता दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कुछ के पास एक स्पेशल टाइप की शुगर है जिसे हम बोलते हैं RH। कौन सी शुगर है? RH। जिनके पास RH है वो RH पॉजिटिव, जिनके पास RH नहीं है वो RH नेगेटिव। ठीक है, अब जिसके पास RH नहीं है उसके लिए RH इज एन एंटीजन, आया ना? ठीक है, मतलब इसके लिए हमारा RH जो है वो एंटीजन है RH, और RH अगर एंटीजन है तो इसके पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, जब वो आए तो उसके खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसको चाहे ऐसा वाला खून मिल जाए ये एक्सेप्ट कर लेगा, पर इसको अगर ऐसा वाला खून नहीं है तो गलत हो जाएगा, उसकी बॉडी उससे फाइट करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके पास तो RH नहीं है। ये ले नहीं सकता, ये दे सकता। एक्सेप्टर और डोनर का समझ में आया। एक्सेप्टर मतलब RH नेगेटिव जिस इंसान का RH नेगेटिव है वो RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है खून, क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं और उसके पास ऑलरेडी है। नहीं आ रहा समझाता हूँ, मतलब नहीं कह रहा हूँ, ये इंसान है, ठीक है, इस इंसान के अंदर RH पहले से है, इसके लिए RH पॉजिटिव है, कैसे है? RH मतलब इसकी बॉडी में RH पहले से है। अगर इसको मैं खून दे दूं, अगर मैं इसको खून दे दूं, RH नेगेटिव खून दे दूं, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि RH नेगेटिव में तो RH है ही नहीं, और RH तो इसके ऑलरेडी है, तो इससे फर्क भी क्या पड़ेगा? अगर RH भी दे दोगे या RH नेगेटिव भी दे दो या RH पॉजिटिव भी दे दो, देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। पर यही कहानी अगर ये RH पॉजिटिव होता, अगर ये इंसान RH नेगेटिव होता, ये इंसान अगर RH नेगेटिव होता, ठीक है, और RH नेगेटिव को अगर तुम खून दे देते RH नेगेटिव तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, उसके जैसे ही है। पर इसको अगर तुम RH पॉजिटिव दे देते तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस ब्लड के पास RH का एंटीजन है, इसके अपने के पास RH का एंटीजन नहीं था, तो इसके खिलाफ ये फाइट करना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज बन जाएगी। ठीक है, सर जैसे कम डाल दो तो फर्क पड़ेगा ना? जैसे हाँ, थोड़ा बहुत डाल दे खून तो नहीं थोड़ा बहुत भी डालोगे तब भी फर्क पड़ेगा, जरा सा डाल, जरा सा डालेंगे तब भी होगा, पर
वो तो मार देंगे तब तक। हाँ तब तक हो जाएगा, इतना कि वो एलिमिनेट कर सके तो हो जाएगा। पर अगर जरा सा भी वो लेवल नहीं है ना, इसलिए ट्राई नहीं करते वो डॉक्टर्स। तो पॉइंट इज दिस, यस खून जब दिया जाता है तो बहुत सारा दिया जाता है और एक ड्रॉपलेट में बहुत होता है, तो इस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स तो आएगा ही। तो भाई छोटी सी इंजेक्शन लगने से, वैक्सीन लगने से बुखार आ जाता है, तो ये तो बड़ी चीज है ना, खून में खून मिलाना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। तो कौन, मैं कह रहा था एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर सकता है और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है क्योंकि RH पॉजिटिव से नहीं ले सकता, पर ये दोनों को दे सकता है। ये डोनर अच्छा है क्योंकि ये दोनों को दे रहा है। डोनर रिसेप्टर समझ आया याशिका? यस और नो? ये ठीक है, सत्यम? ठीक है, लेकिन तो साथ में कैटेगराइज किए जाते हैं ना, लेकिन ए बी ओ ग्रुप में ये। हाँ अब साथ में अगर हम क्लासिफाई करें इन दोनों को, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, O पॉजिटिव या O नेगेटिव? वो नेगेटिव। O नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। क्यों? और यूनिवर्सल डोनर होगा। क्यों होगा? क्योंकि O के पास कोई एंटीजन नहीं है और RH नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सबको दे सकते हैं। और अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा फिर? ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की डेफिनेशन चेंज हो गई और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा है ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। लेने वाला वो जिसके पास सब कुछ हो फिर भी ले, ए भी है, बी भी है और RH भी है, तो इस कोई भी दो, इसे इसके लिए कोई फॉरेन नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई फॉरेन नहीं है, इसीलिए ये सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। सभी है इसके पास, इसके लिए कोई फॉरेन नहीं है, इसके लिए सब फॉरेन है, पर इसके पास कुछ नहीं है, तो ये सबको देख सकते। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड सबसे प्योर है, वो किसी को भी दे दो, कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुपिंग क्लियर है सबको? यस और नो? इस ब्लड ग्रुप की कॉम्प्लेक्सिटी और एक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो ER है। ए बी नेगेटिव वाला कैसे हुआ? ये भी नेगेटिव वाला नहीं हुआ, ये भी पॉजिटिव था। सर एक मिनट से पहले वाला पेज में दिखा दो सर, इसमें पहले वाला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये समझो, ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, it is a special case of RH incompatibility. It is a special case of RH incompatibility. ठीक है, ये कब होता है? देखो, ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये केस में RH एंटीजन ठीक है,
देखो, it is a special case when mother is RH negative. Mother is RH negative and उसकी womb में अगर suppose child is RH positive, ऐसा हो सकता है क्योंकि जेनेटिक्स के हिसाब से अगर फादर RH पॉजिटिव हो तो चाइल्ड कैन बी RH पॉजिटिव। तो ऐसा हो सकता है कोई मदर RH नेगेटिव हो और उसका जो चाइल्ड उसकी वूम में है मतलब फीटस वो RH क्या हो, RH पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा प्रणव, क्या लगता है? सर वो RH पॉजिटिव बना तो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो होता ये है कि अगर हम बात करें मदर की वूम माने हम यूट्रस को डिफाइन करते हैं एज अ वूम नॉन टेक्निकल टर्म में। तो यूट्रस होता है उसके अंदर यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के अंदर जो फीटस होता है वो एम्बेडेड होता है और इनके बीच में एक लिंक होता है और वो लिंक होता है प्लेसेंटा। तो फीटस यानी बेबी जो वूम में है और मदर की बॉडी के बीच में जो लिंक होता है दिस इज प्लेसेंटा। इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में मदर की ब्लड वेसल्स होती है एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर। ये लेयर है, ये हम बनाए यूट्रस, ये क्या बनाया एंडोमेट्रियम। 3 लेयर होती है, एक होता है पेरीमेट्रियम, फिर होता है मसल वाली लेयर मायोमेट्रियम और फिर सबसे इनर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। सबसे इनर वाली लेयर एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? मदर की बॉडी की जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इसमें मदर की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और इधर से सारा ऑक्सीजन प्लेसेंटा में जाता है, सारा ब्लड से अंदर से ग्लूकोज पहले प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा से वो किस तक पहुंचता है? फीटस तक पहुंचता है। तो प्लेसेंटा फॉर्म्स अ लिंक और प्लेसेंटा यूजुअली डज नॉट लेट मदर्स ब्लड एंड फीटस ब्लड मिक्स। तो यूजुअली मदर और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता। प्लेसेंटा डज नॉट अलाउ, तो इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज नॉट अलाउ मदर्स ब्लड टू मिक्स विद, हाँ हो गई क्लास, टाइम हो गया, टू मिक्स विद, हाँ मीटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। अलाउ मदर्स ब्लड टू मिक्स विद फीटस ब्लड। तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मदर नेगेटिव है, माना उसके लिए उसका फीटस, उसके ही बेबी का ब्लड एंटीजन का काम करेगा तो मदर एंटीबॉडीज बना सकती है। मदर क्या बना सकती है? एंटीबॉडीज, क्योंकि मदर के पास आरएच है नहीं और चाइल्ड के पास आरएच है। अगर चाइल्ड का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता तो मदर के ब्लड की एंटीबॉडीज चाइल्ड के ब्लड को किल करके चाइल्ड को किल कर देती। पर प्लेसेंटा डज नॉट अलाउ दिस टू हैपन। प्लेसेंटा उन दोनों को रोकता है। तो इन द फर्स्ट डिलीवरी देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी यानी कि अगर पहला बच्चा बॉर्न होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पर डिलीवरी के टाइम कभी कभी
प्लेसेंटा जब ब्रेक होगा, जब वो डिलीवरी के टाइम बाहर आएगा बेबी, तो कभी कभी प्लेसेंटा में लीकेज हो जाती है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड प्लेसेंटा may develop a leak, may develop a leak. Leading to formation, it will lead to formation of antibodies, but by this time child will be out of the body क्योंकि इस टाइम पे डिलीवरी हो चुकी है। It will lead to production of antibodies. In the mother's blood, ठीक है। बट अगर सेकेंड चाइल्ड की बात आती है, हाँ बोलो। जी सर, अब आरएच का मतलब लिंक है कोई, ये नहीं कि अगर ओ हो या ए बी हो या नहीं, ए हो। ओ ए डी में हमने देखा है उसमें इतना मतलब सेंसिटिविटी नहीं है, या फिर जो ओ ए बी की एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, पर आरएच की एंटीबॉडीज क्रॉस कर पाती है। तो अब होता यह है कि ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, सब्सिक्वेंट मतलब इसके बाद अगर कोई और प्रेगनेंसी होती है दोबारा, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी चाइल्ड्स या फिर मदर्स एंटीबॉडीज में मदर्स और चाइल्ड अगेन आरएच पॉजिटिव ही हो, तो इस केस में मदर्स एंटी आरएच antibodies can leak and cause severe anemia, jaundice, cause severe anemia, severe मतलब थोड़ा ज्यादा सीरियस, anemia, जॉन्डिस और डेथ ऑफ द चाइल्ड, डेथ ऑफ द फीटस। मतलब ये कहने सेकेंड टाइम अगर प्रेगनेंसी होती है और वो फिर से जो बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव निकला, तो इस टाइम जो मदर की एंटीबॉडी जो ऑलरेडी बन गई थी फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम, वो कभी कभी लीक हो जाती हैं प्लेसेंटा से, एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ फीटस की आरबीसीज, कॉजिंग अनीमिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और जॉन्डिस और इवन डेथ। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर पहले से पता हो कि बच्चा आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। दिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड This can be prevented by, अगर उसको गायनेकोलॉजिस्ट को पहले से पता है तो वो पहले ही एंटी आरएच बॉडीज डाल देगा, एंटी आरएच। मेरे ख्याल से बुक में एंटी लिखा है बट मैं इसे बोलूंगा एंटी आरएच एंटीबॉडीज। एंटी आरएच एंटीबॉडीज, एंटी आरएच एंटीबॉडीज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड।
क्या बोल रहे हैं हम कि अगर डॉक्टर को पता है कि भाई फर्स्ट डिलीवरी के बाद चांसेस आर कि RH वर्ग के खिलाफ मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, उससे पहले हम ही एंटी RH बॉडीज डाल देंगे, जिससे जो RH है वो बाहर से ही किल हो जाए। बाहर से मतलब एक्सटर्नली किल हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया ब्लड में तो उसके खिलाफ मदर की बॉडी इंटरनली एंटीबॉडीज ना बनाए। अगर मदर ने एंटीबॉडीज बनाई तो वो रह जाएंगी उसकी ब्लड में। अगर हमने एक्सटर्नली RH को किल कर दिया तो मदर की इंटरनल एंटीबॉडीज नहीं बढ़ेंगी। मदर की एंटीबॉडीज, हाँ, मतलब मदर के एंटीबॉडीज उसे डिटेक्ट करें उससे पहले हम ही उसे किल कर लें आफ्टर दी फर्स्ट डिलीवरी। तो मदर कुछ नहीं हुआ था पहली नहीं बार कुछ, हाँ पहली बार ब्लड तो गया था। पहली बार नहीं तो बोल रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम पे ही साथ में डाल देते हैं। पहले टाइम तो फिर प्लेसेंटा उसको वो कर रोक लेता है, पर उसी टाइम एंटीबॉडी भी बनती है, तो पहले टाइम में ही रोकना है। अभी और उसी टाइम नहीं रोका, नहीं जो ब्लड चला गया उसका क्या फिर? उसी टाइम उसी के साथ ही तो इंजेक्शन दे देंगे ना। अगर जब डिलीवरी हो रही है उसी टाइम इंजेक्शन दे दिया, तो अगर एंटीबॉडीज की हमारी एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका बॉडी से पहले हमारी एंटीबॉडीज उससे किल करेंगे। ठीक है, समझ आया दिस केस? यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। तो मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो एक बार फर्स्ट और सेकंड पेज दिखा दो। दिखाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क है राइट शॉर्ट नोट ऑन, वो तो मैंने लिखवाई दिया है। मैंने कुछ होमवर्क पहले भी दिया होगा करके लाए। होमवर्क मुझे सेंड करें अभी।